वही कहूँ। हेलो, हेलो गौतम जी। हेलो गौतम जी। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिन महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, जिन महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है, और जिन कार्यकारी महिलाओं के साथ कार्यालयों में छेड़खानी हो रही है, ऐसे मामलों को निपटाने के लिए ये कानून बनाया गया। अब इसका अगर दुरुपयोग कोई करता है तो उसको भी जो है सजा भुगतना पड़ेगा। तो इसमें जो है जो कानून के हिसाब से जिसको जो जो दोषी है उसको तो सजा मिलनी है, वो चीज़ इसमें दी गई है। तो इसमें क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं। और बाकी जैसे कि आपने जो शिकायत की, जो पुरुषों के लिए ये कानून नहीं है, तो पुरुषों के लिए भी शायद आगे चल के कानून बनेगा कि वैसे हमारे देश में उतना अभी ऐसी हालत नहीं हुई है कि पुरुष इतने संख्या में जो है पीड़ित हो जाए या उनको सताया जा रहा हो। अगर ऐसा हो तो फिर संसद तो है, पार्लियामेंट है, और उसमें आप अपनी आवाज़ को भेजें तो ज़रूर कानून बनेगा। हाँ, तो अभी कितने लोग आ गए हैं पार्टिसिपेंट्स? तो चलिए शुरू कर दें, क्या बोलते हैं गौतम जी? यस सर, यस सर। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण जो अधिनियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है 2013 में, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा नाम यस आनंद कुमार है, मैं इरिसेट में राजभाषा अधिकारी हूँ। और शायद आप लोग इरिसेट आपका जो कोर्स है, जब इरिसेट में आएंगे तब मुलाकात होगी। और वीडियो वीडियो में आप देख पा रहे हैं मुझे? वीडियो दिख रहा है? जी सर जी जी। तो यस सर, बिल्कुल हम जो है आगे बढ़ते हैं। और वैसे राजभाषा के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा अगले अगले आवर में, जो 1 घंटे के बाद टी ब्रेक के बाद राजभाषा के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि वो भी उसमें भी जो कानून बनाए गए हैं, जो अधिनियम है, जो नियम है, इसकी भी आपको जो है जानकारी दूंगा। अब आते हैं, तो ये कानून है कौन बोला राजभाषा बताइए सर, कुछ नहीं हो गया। कौन बताया? अनिल कुमार मिश्रा जी। राज्य भाषा बताइए। राजभाषा तो बताएंगे, लेकिन आज का क्लास जो है इनका सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में है, तो पहले इसके बारे में कुछ बता दें, तो उसके बाद राजभाषा भी बताएंगे। सेकंड सेशन में इसको भी बताएंगे। और आगे बढ़ रहा है। पीपीटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है।
सकते हैं। ये नहीं हो लगा स्लाइड चेंज हाँ, तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें जैसे मैंने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्यूसल एक्ट is a legislative act in India that seeks to protect women from sexual harassment at their place of work. ये जो एक्ट बनाया गया है it came into force 9 दिसंबर 2013 2013 में जो है इसको लागू किया गया एक्ट प्रोवाइड और उनको बोल दिया है शरिया का सुबह टाइट किया होगा बताएगा उनको जैसे ये भी ये वाला है ना उसमें भी 4-5 रेस्ट खुल के रखा है इम्प्रेस वाला में भी उसको भी कम करो भाई जो एक ही बार दिख रहा है तो इसमें साइन करो इसमें साइन करो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता जो करना कर रहा है कोई बात नहीं है तो गड़बड़ी हमको दिखा तो प्रीमियम से देख ये किया इतना भी समझ रहे ना अभी ना जितना जरूरत है उतना रखो 4-5 रेस्ट उसको खुल के रखना आपके मतलब इसे साइन करो माइक म्यूट कीजिए माइक म्यूट कीजिए डिस्टर्बेंस हो रहा है हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं The act is an act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal complaints of sexual harassment. और इसका जो कानून बनाया गया the protection against sexual harassment of the right to work with dignity. आवाज इको में आ रहा है माइक सभी लोग म्यूट कर दिए हैं dignity and unity human rights by international convention. सर ये स्लाइड तो हिंदी में दिखाओ कम से कम राजभाषा की तो बता रहा हूँ आपको मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ इसके बारे में आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इसमें जो है जो कानून में जो व्यवस्था है उसके बारे में पहले आपको जानकारी दे दूं क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international convention and instruments. तो इसमें जो है मेन चीज क्या है कि महिलाओं को कार्य में जो कार्यस्थल पर पूरी डिग्निटी के साथ काम करने के लिए उनको अधिकार देने के लिए ये जो कानून बनाया गया है और सुरक्षित रूप से वो काम कर सकें इसके लिए कानून बनाया गया है ताकि उनके साथ कोई यौन उत्पीड़न का मामला ना हो और इसके लिए जो है बहुत से कुछ नियम बनाए गए और कुछ जो है इसमें समितियां बनाई गई हैं और उनकी जांच कैसे की जाती है और इसको कैसे डील किया जाता है इन सारी चीजों की जानकारी इसमें दी गई है और उसके अलावा जो है इसमें तो कानूनी प्रावधान है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑन प्रिवेंशन रोकथाम के लिए इसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 एंड रूल्स 2013 इसमें जो है बनाए गए जो यौन उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम की जा सके इसका मेन उद्देश्य क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ क्योंकि अंग्रेजी में आप सामने देख रहे हैं हिंदी में आपको मैं समझा रहा हूँ The objective of law, no woman shall be subjected to the sexual harassment at any workplace in India. यानी इस कानून का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न ना हो
इंडिया के किसी भी वर्क प्लेस पर यानी कार्यस्थल पर। कार्यस्थल की भी परिभाषा इसमें दी गई है कि कार्यस्थल हम किसे कहेंगे, कार्यस्थल किसको कहते हैं, इसकी भी परिभाषा हम आगे देखेंगे। अब इसमें क्या है, सरकार क्या चाहती है, to make the public understand the provisions of this law, organize orientation programs, develop information training materials and communication, impart training and awareness to each and everyone to eradicate sexual harassment। यानी सरकार यही चाहती है कि पब्लिक में अवेयरनेस लाया जाए, इस कानून के बारे में जानकारी दी जाए, इस कानून के प्रावधान में क्या है, एंड ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, यानी कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी संस्थानें होती हैं, कार्यालय होते हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाए। एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग अवेयरनेस ईच एंड एवरीवन, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट को पूरी तरह एरेडिकेट करने के लिए, पूरी तरह खत्म करने के लिए लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है। इसके लिए ये कार्यक्रम बनाकर जो है सरकार चाहती है कि लोगों की जानकारी इसमें हो, और यदि कोई इस कृत्य में अगर इन्वॉल्व होता है या ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दिया जाए, ये भी इसमें उल्लेख किया गया है। किस प्रकार का अपराध है और किस प्रकार की ये हरकत है और उसे किस प्रकार का दंड दिया जाए, ये भी इस कानून में दिया गया है। एंड व्हाट टू बी डन ऑन नो हरासमेंट पॉलिसी, बिल्कुल उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न ना हो तो इसके लिए क्या नीति अपनाई जाए। पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेटेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक संगठन में, हर एक कार्यालय में ये जो नीति है इसको अपनाई जाए। एंड इट इज अ डिक्लेरेशन टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट सच एक्टिविटी, ऐसी कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी कार्य का प्रोहिबिट करें या रोकथाम करें और इसकी पूरी तरह से निषेध करें। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इन केस ऑफ हरासमेंट। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हरासमेंट के मामले में जो पेनल्टीज है, जो पनिशमेंट्स है, उसमें टर्मिनेशन ऑफ सर्विस भी इंक्लूड है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस आप जानते हैं, DAR आपने पढ़ा होगा। DAR में जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल होता है उसमें जो है मेजर पेनल्टीज होती है। 3 प्रकार की मेजर पेनल्टीज होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड रिमूवल फ्रॉम सर्विस। तो इसमें जो है इस प्रावधान में रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी है और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस भी है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस में क्या अंतर है, तो इसमें यही अंतर है कि जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस अगर एक बार किया जाए तो उसको वापस फिर डिपार्टमेंट में लिया जा सकता है, लेकिन अगर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस अगर हो जाए, एक बार अगर सेवा से उसको निकाल दिया जाए तो फिर वापस उसको जो है डिपार्टमेंट में नहीं लिया जा सकता। ये पेनल्टी भी इस प्रावधान में दिया गया है कि यदि कोई अगर ऐसा दोषी पाया जाता है सेक्सुअल हरासमेंट में। जी बोलिए सर, ओनली डिपार्टमेंट या पूरे गवर्नमेंट में? पूरे गवर्नमेंट में है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिपार्टमेंट का, कार्यस्थल का। लेकिन ये होता शायद गवर्नमेंट में जी कहीं नहीं। जी जी बोलिए सर एक्सक्यूज मी जी, बोलिए सर, ये जो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है, अगर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और जिस कारण से टर्मिनेशन ऑफ सर्विस माने मान लीजिए रेलवे बताता है वो अगर नलीफाई हो जाता है कोर्ट में, हाँ। तो भी क्या सर्विस उसको वापस नहीं मिल सकता? नहीं, उसको जो है उसमें प्रावधान ये दिया गया है कि वो कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं जिस ऑफिस के हैं या जिस रेलवे के हैं, तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। पहले तो इसमें जो कमिटी डिसाइड करती है, कमिटी है इसमें,
वो कमिटी डिसाइड करती है कि उसको क्या पनिशमेंट दिया जाए। और अगर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की अगर उसको पनिशमेंट दी गई तो उसमें ये उल्लेख किया जाता है कि वो हायर अप्स को या कोर्ट में जाने की उसको अनुमति है या नहीं है। तो जब अगर उसको अनुमति नहीं होगी तो कोर्ट में भी वो नहीं जा सकता। एक बार टर्मिनेशन कर दिया जाए तो वो कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकता। इस प्रकार का अगर उसका अपराध है तो उस अपराध के दंड जो कमेटी है वो कमेटी पूरी जांच करने के बाद ही ऐसा पनिशमेंट उसको देती है। तो ये चीजें जो है इसमें कमेटी जांच करने के बाद ही डिसाइड करती है कि उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाए। छोटी सस्ती भी है, बड़ी सस्ती भी है, मेजर पेनल्टीज भी है इसमें और माइनर पेनल्टीज भी है। तो उसका कृत्य किस प्रकार का है वो देखते हुए इसमें निर्णय लिया जाता है। तो कमेटी में कौन कौन होते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। और डिटेल ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि शिकायत आ गई और उस पर जो है निर्णय लिया गया और उसको टर्मिनेट कर दिया गया, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें पूरी तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए डिटेल ग्रीवेंस को हैंडलिंग करते हुए उसको प्रोसीजर को फॉलो करके इसमें जांच की जाती है और जांच में जो निकल के आता है उसके हिसाब से ही उसको पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है। एंड डिटेल्स टू बी डिस्प्लेड if anyone found guilty will be dealt under DAR after due investigation। ऐसा मैंने कहा। डिसिप्लिन एंड अपील रूल, जो कि रेलवे का जो अपना जो डिपार्टमेंट का होता है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल, अनुशासन व अपील नियम, उस अनुशासन व अपील नियम के तहत उसको जो है डील किया जाता है। जैसा कि उसमें जो तो समिति बनाई जाती है, एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं और जो प्रोसीडिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो जिस प्रकार से वो प्रक्रिया चलती है उसी प्रकार से इसको भी डील किया जाता है। एंड स्ट्रिक्ट रूल्स टू बी फॉलोड, कड़ाई से इसके नियमों का पालन किया जाता है। एंड द टाइम ऑन जस्टिस टू विक्टिम, यानी कि जो जिस महिला के साथ इस प्रकार से अगर यौन उत्पीड़न हुआ है तो उस महिला को उसका समय पर न्याय मिले, यह देखना भी समिति का कार्य होता है। ऐसा नहीं कि जो है वो शिकायत दे दी और उस पर सालों से जो है उस पर विचार किया जा रहा है, या उस पर जो है जैसे कि अदालत में होता है तारीख पर तारीख दी जाती है, तो उसमें जो है ऐसा नहीं होता है। तो शिकायत देने के बाद कितने समय में इस पर निर्णय लिया जाए ये भी निर्धारित किया गया है। ये आगे हम देखेंगे कि कितना समय इस पर दिया गया है और शिकायत देने के लिए भी इसमें समय दिया गया है कि समय के भीतर ही वो महिला शिकायत दे सकती है। ऐसा नहीं कि जो है जो उसके साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ है कई वर्षों पहले और अब जाके वो अगर शिकायत करेगी तो वो शिकायत मान्य नहीं होगी। उसके लिए समय है, वो समय जो है समय के भीतर ही उसको शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। अब देखते हैं व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट। अब कई लोगों को लगता है कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ किसी महिला के साथ या रेप करने के या शारीरिक संबंध बनाने से ही सेक्सुअल हरासमेंट होता है। ऐसा नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट कई प्रकार के होते हैं, कई तरीके से महिला को सताया जा सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एन अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर of direct or indirect by words or actions such as physical contact and advances या request for sexual favor या फिर sexually colored remarks या फिर showing pornography और physical verbal और non verbal contact, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर उस महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगर इच्छा से कोई करता हो, महिला और पुरुष में मित्रता है तो वो अगर अपनी इच्छा से कुछ संकेत करते हैं या शारीरिक आदान प्रदान या शारीरिक स्पर्श करते हैं तो वो उसमें कोई केस नहीं बनता है। लेकिन आपके किसी कार्य से, किसी कृत्य से उस महिला को तकलीफ पहुंचती है या वो उस महिला को उसकी इच्छा के बिना आप कुछ उसको करते हैं तो उसमें जो है वो महिला शिकायत कर सकती है। इसमें सर, एक जी क्वेश्चन बोलिए। है सर। जी बोलिए।
जी जी बोलिए। आपने जो बताया कि दोनों की सहमति से, अगर दोनों की सहमति से कुछ शुरू में हुआ है, बाद जी में जी ड्यू टू सम रीजन कुछ में अनबन हो गई, जी उसके तो बाद अगर उसने क्लेम किया तो? जरूर जरूर, ऐसे ही होता है बहुत बार। जो है कार्यालयों में बहुत से केसेस ऐसे ही होते हैं कि पहले पहले शुरुआत में महिला और पुरुष का जो है मित्रता बढ़ती है। कोई महिला ये चाहती है कि भाई आपका साथ अच्छा है और आप उसकी कुछ मदद कर रहे हैं, तो मदद करते करते अब उसमें उसके साथ मित्रता हो जाती है। अब मित्रता होने के बाद संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं, और जब जब तक आपसे उसको कुछ सहायता मिल रही है वो घनिष्ठता बनी रहती है। उसके बाद जब आपकी सहायता उसको मिलना बंद हो जाए, या आप किसी तरीके से दोनों की मित्रता में अगर खटास आ जाए, तो वो दूरियां आगे बढ़ के, जब वो अगर चाहती है कि भाई आप अगर उसका साथ ना दें, तो उसके बाद अगर आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं कि उसको नागवार लगे, तब जो है वो शिकायत कर सकती है। और अगर जो पिछली बार जब आपके जो संबंध अच्छे थे उस वक्त आपने कुछ किया है, तो उसके ऊपर वो शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी इच्छा से हुआ है। उसकी इच्छा से जो कुछ भी हुआ है उस पर वो शिकायत दर्ज नहीं कर सकती। ये उसमें प्रावधान है, जब तक कि उसकी ये तो मतलब अनिच्छा से। सब जी उनकी इच्छा पे निर्भर है। हाँ, अगर वो, अगर आप भी अगर उसकी इच्छा में शामिल है और आपकी उसकी सहमति के साथ आप कुछ कर रहे हैं, तो वो उसमें जो है कोई शिकायत नहीं बनती। लेकिन वो महिला नहीं चाहती है, बाद में आपसे संबंध टूट चुके हैं, संबंध आपके विच्छेद हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप उसको कुछ करते हैं, वो उसको अगर नागवार गुजरता है। अगर अगर उसके मित्रता उससे टूट के दूसरे से मित्रता हो गई, हाँ, फिर? वो तो आपके पर्सनल संबंध है, वो तो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। कि महिला के साथ आप अनिच्छा से अगर उसके साथ कोई संबंध बनाते हैं या छेड़खानी करते हैं, तब जो है वो महिला शिकायत कर सकती है। और ये जो है पहले आपके जो संबंध थे, जो इच्छा से उसके साथ आपके संबंध बने, उसकी शिकायत वो नहीं कर सकती। जी रंबाड़े साहब, हेलो बोलिए रंबाड़े बोलिए। साहब, हाँ बोलिए साहब। कोई है? अब उधर तो हाँ नहीं है ना, ऑफिस तरफ ऐसा कुछ नहीं है ना? अरे हम तो यार जंगल में बैठे हैं यार। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस एंड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। अगर किसी महिला को उसकी इच्छा के बगैर आप सेक्सुअल फेवर के लिए उससे अनुरोध कर रहे हैं, या उससे कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अगर कोई इशारे, सेक्सुअली इशारे अगर कर रहे हैं आप, क्योंकि महिला कहीं और बैठी है, आप कहीं और बैठे हैं, तो आंखों आंखों में इशारे, आप सेक्सुअली इशारे कर रहे हैं, तो उस महिला को इस नज़र से आप देख रहे हैं कि उसको नागवार गुजर रहा है, तो तब उस मामले में भी महिला शिकायत कर सकती है। या फिर आप उसके फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, या किसी मीडिया के ज़रिए, या किसी मैसेज के ज़रिए अगर आपको उसको कुछ अश्लील मैसेज या अश्लील फ़ोटो भेजते हैं, पोर्नोग्राफी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भेजते हैं, जो कि उसको पसंद नहीं है। पसंद है तो आप भेजिए या उनसे लीजिए, वो अलग बात है। अगर उस महिला को आपका मैसेज वो पसंद नहीं आया है, जो कि अश्लील है, तो ऐसे अश्लील मैसेजों पर भी सेक्सुअल हरासमेंट का मामला बनता है। और कोई फोटोज अगर कुछ भेजते हैं, कोई ऐसे अश्लील फोटोज या कोई ऐसे अश्लील वीडियोस भेजते हैं जो महिला को पसंद नहीं है, ऐसे में भी वो महिला शिकायत कर सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट, तो इस मामले में भी वो महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और मर्जी से करती है, मर्जी से अगर सब कुछ होता है तो उसमें कोई शिकायत होती नहीं है, कोई उसमें जो है बाधा नहीं आती। मित्रतापूर्ण वातावरण में आप जैसे चाहे विचरण कर सकते हैं। सवाल सिर्फ यही है, उस वक्त आता है जबकि वो महिला आपसे या आपके किसी कार्य से अनिच्छा प्रकट करती है या उसको पसंद नहीं है, तो ऐसा कोई कार्य कृपया ना करें जो महिला को पसंद ना हो। चलिए, अब आते हैं वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मीन्स क्या है? कार्यस्थल किसको कहते हैं?
यानी कि कार्यस्थल किसे कहेंगे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑफिस है, ब्रांच है, यूनिट है, या कोई जो सरकारी हो या प्राइवेट हो, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, या फिर एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जैसे कि अब एमएनसीज में देखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह है, वो ऑफिसर्स के द्वारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन का प्रावधान दिया जाता है। कुछ कैब में आते जाते हैं लोग, और या कोई बसेस में वगैरह आते जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आते जाते समय भी उन कर्मचारियों के बीच में अगर ऐसी कोई हरकत होती है, तो वो भी कार्यस्थल माना जाएगा। भले ही वो ऑफिस के बाहर है, लेकिन आने जाने के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अगर किसी महिला के साथ या महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी उन दोनों के बीच इस प्रकार की कोई हरकत होती है, वो महिला अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है और उसको भी वर्क प्लेस के रूप में माना जाएगा, कार्यस्थल माना जाएगा। और इस कानून में दूसरी और व्यवस्थाएं भी है, जैसे कि लोग अगर घरों में कोई किसी को कार्य पर रखते हैं, और जो महिलाएं काम करती हैं और जो कामकाजी घर के जो कामकाज में रहती हैं, ऐसे महिलाओं के साथ भी अगर ऐसी हरकत होती है, तो उसके लिए भी यही कानून बनाया गया है, ताकि घरेलू हिंसा या घरेलू जो कामकाज करने वाली महिला है, नौकरानी है, उसके साथ भी ऐसी अगर हरकत होती है, तो वो नौकरानी अगर शिकायत करती है, तो उस पर भी कार्रवाई इसी प्रकार होगी। अब आते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर किसको कहेंगे? नियोक्ता। नियोक्ता मीन्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या जो कार्यालय का प्रधान है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज ऑफ द वर्क प्लेस। यानी कि किसी भी कार्यालय का जो कार्यालय प्रधान होता है, वो नियोक्ता माना जाएगा। अगर मान लीजिए कोई डिविजनल ऑफिस है, तो डिविजनल ऑफिस में होते हैं नियोक्ता, डीआरएम, उसको नियोक्ता कहते हैं, कार्यालय का जो प्रधान है। या जोनल ऑफिस में है, जीएम है, या किसी इंस्टीट्यूट में है, जैसे इरिसेट में है तो अभी डीजी है, डायरेक्टर जनरल। या फिर किसी स्टेशन में भी अगर हो, तो स्टेशन डायरेक्टर या स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर उसका कार्यालय का प्रधान होता है। उसकी परिधि में ये मामला अगर होता है, तो वो वहाँ पर अपने लेवल पर भी निपटा सकता है। अगर वहाँ पर कोई अधिकारी लोग नहीं है, तो वो अपने हायर अप्स को इसके बारे में सूचना दे सकता है। ये होता है नियोक्ता। अब होते हैं कर्मचारी, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? अब इसमें जो है कोई चाहे रेगुलर एम्प्लॉय हो, टेम्पोररी एम्प्लॉय हो, या कोई एडहॉक में काम करता हो, या डेली वेजेस में कोई काम करता है, या कोई प्रोफेशनल है, ट्रेनी है या अप्रेंटिस है, या फिर कोई क्लाइंट्स या कस्टमर्स। अगर किसी कार्यालय में कोई क्लाइंट या कस्टमर आते हैं, जो महिला कस्टमर आजकल आप देखते हैं, कोई जो प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने के लिए आते हैं, या किसी प्रोपेगेंडा के लिए या कोई चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं कार्यालय में। तो ऐसी कोई महिला जो किसी कार्य से उस कार्यालय में आई है, भले ही उस कार्यालय की वो कर्मचारी नहीं है, फिर भी अगर वो आई है, तो उस कर्मचारी के साथ, उस महिला के साथ कहीं कुछ अगर उस कार्यालय में इस प्रकार के यौन उत्पीड़न का मामला अगर होता है, कोई कर्मचारी उसके साथ इस प्रकार की हरकत करता है, तो उस महिला को उस कार्यालय के कर्मचारी के रूप में डील करते हुए उसकी शिकायत ली जाती है और उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। भले ही वो उस कार्यालय की कर्मचारी नहीं है, लेकिन उस कार्यालय में ऐसी हरकत हुई है उसके साथ, तो भी उसको कर्मचारी मानते हुए उसके ऊपर जो भी अन्याय हुआ है, वो अन्याय का उसका जो है न्याय दिलाया जाता है। तो इस प्रकार से कार्यालय के जो नियम है, उस नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अब एम्प्लॉयर्स मस्ट टेक दिस स्टेप्स। क्या स्टेप लेना है? एम्प्लॉयर्स नियोक्ता होता है, वो सेटअप ए कंप्लेंट कमिटी एंड पब्लिसाइज, यानी कि एक जो शिकायत समिति होती है, वो समिति गठित की जाए उस कार्यालय में, एंड पब्लिसाइज द एक्ट, रूल्स एंड डिस्प्ले। उसमें जो है, जो भी एक्ट है, जो भी नियम है जो सेक्सुअल हरासमेंट के, उसको जो है वो डिस्प्ले करें।
and provide fair conditions in respect of work, leisure, health and hygiene towards women. महिलाओं के प्रति अपने कार्यालय में बिल्कुल स्वच्छ वातावरण रखें, स्वस्थ वातावरण रखें और कार्य को सम्मान करें, इस कार्य को अपना सबसे सर्वोपरि मानते हुए कार्य करें एंड प्रोवाइड फॉर टाइम बाउंड जस्टिस टू विक्टिम्स। जैसे कि इस कानून में बताया गया इस समय पर उस महिला को जिस पर ये अत्याचार हुआ है, जिस पर ये सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उस महिला को समय पर न्याय दिलाया जाए। ये नियोक्ता का काम होता है कार्यालय में, वो अपना जो भी नियम है उसको फॉलो करते हुए इसको जो है न्याय दिलाए। जैसे कि कमिटीज जो मैंने कहा, काइंड्स ऑफ कमिटीज, कौन कौन से तरह के कमिटीज होते हैं, वो है एक तो आईसीसी और दूसरा है एलसीसी। आईसीसी मीन्स इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, जो कि एटलीस्ट 5 मेंबर कमिटी एट ऑल वर्क प्लेसेस एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, यानी कि जिस भी कार्यालय में 10 कर्मचारियों से अधिक काम करते हैं वहां पर एक 5 सदस्यीय समिति बनाई जाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। और एक लोकल कंप्लेंट कमिटी होती है जिसमें कि 5 मेंबर कमिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल लेस देन 10 वर्कर्स, जहाँ पर 10 वर्कर से कम होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल कंप्लेंट कमिटी होती है, वहां पर वो शिकायत कर सकती है जो महिला के साथ इस प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ है। तो कार्यालयों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है डिपार्टमेंट में, ऑफिसेस में, उस समिति में वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। जो 5 मेंबर की कमेटी होती है उस 5 मेंबर में कौन कौन है ये देखिए। सबसे पहले है आईसीसी का स्ट्रक्चर जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट बी ए सीनियर वुमेन ऑफिसर, एक जो वरिष्ठ महिला अधिकारी होती है उस कार्यालय की, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। एंड 2 persons with experience of social work should be connected to women's cause, जो महिलाओं के सामाजिक कार्य से जुड़े हुए जो 2 अधिकारी, वो चाहे तो महिला हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं, तो महिलाओं के सामाजिक कार्य से जुड़े हैं। एंड 1 member फ्रॉम एनजीओ, एनजीओ का भी एक अधिकारी उसमें होता है ताकि मामले में कोई पार्शियलिटी ना हो। एंड हाफ मेंबर्स ऑफ आईसीसी शुड बी वुमेन, तो अगर 5 मेंबर्स की कमेटी है तो एक तो हो गया प्रेसिडिंग ऑफिसर, सीनियर वुमेन ऑफिसर, और उसके बाद जो 4 ऑफिसर्स होंगे उसमें 2 महिला अधिकारी हो सकते हैं, 2 पुरुष अधिकारी हो सकते हैं, तो यानी कि हाफ मेंबर्स ऑफ द आईसीसी शुड बी वुमेन, यानी आधे महिला अधिकारी हो और आधे पुरुष हो, या 2 महिला अधिकारी या 2 पुरुष अधिकारी या 3 पुरुष अधिकारी या 2 महिला अधिकारी, इस प्रकार से 5 सदस्यों की ये समिति होती है। उसमें 1 मेंबर एनजीओ का कंपल्सरी होता है ताकि इसमें कोई शिकायत या कोई पार्शियलिटी ना हो। अब आते हैं जो महिला को अगर किसी प्रकार का उसको लगता है कि इसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो कंप्लेंट कैसे करें। कंप्लेंट जो है लिखित रूप में करेगी तो ही उसकी कंप्लेंट पर कार्रवाई की जाएगी। ओरली अगर वो कंप्लेंट बोलेगी तो ओरली उस कंप्लेंट को नहीं लिया जाता। लिखित रूप में जो महिला कंप्लेंट देगी उसकी 6 कॉपीज ऑफ कंप्लेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, अगर उस महिला के पास कोई सबूत है, जैसे कि अगर उसने कुछ मैसेजेस भेजा होगा या कोई अश्लील पोर्नोग्राफी भेजी होगी या फिर कोई ऐसा सबूत, कोई पेपर, कोई चिट्ठी, कोई पत्र लिखा हो या कोई भी चीज़ ऐसी कोई सपोर्टिंग में है वो लगा सकती है। एंड कमिटी शुड सेंड ए कॉपी टू द रेस्पोंडेंट विद इन 7 वर्किंग डेज टू गिव ए रिप्लाई, यानी कि जो 6 कॉपीज हैं, 6 कॉपीज में से 5 कॉपीज 5 समिति के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को दी जाएगी और 1 कॉपी जो है जिस पुरुष पर ये आरोप लगा रही हैं, जो चार्जेस हैं, उसको ये कॉपी भेजी जाती है ताकि वो 7 दिन के अंदर अपना रिप्लाई दे सके। वो उनको ये मौका दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर ये शिकायत की गई है और ये सही है या गलत है और आपने ऐसा किया है या नहीं किया है, जो कुछ भी है आप लिखित रूप में उसका उत्तर 7 दिन के अंदर दें। लेकिन सर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो तो उस केस में
ना हो तो कोई अगर गवाह हो, किसी ने देखा हो या किसी का अगर कोई उसका मतलब किसी ने वॉच किया हो कार्यालय में, या फिर वो जिस पुरुष पर ये आरोप लगा रही है उस पुरुष का उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जो है उसका रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसने कभी ऐसा इससे पहले किया है, किसी महिलाओं को सताया है या किसी महिलाओं के साथ उसके संबंध कैसे रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। अगर सब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इंक्वायरी कमेटी ये जाँच करती है कि उस पुरुष का कैरेक्टर कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उस ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर भी ये समिति जो है जाँच करती है। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, कोई विटनेस हो तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी उसके ऊपर निर्णय लिया जा सकता है। नहीं है तो फिर समिति ये सारी दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, दोनों का ही। दोनों का भी जो इस महिला ने शिकायत की है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि महिला ने अगर सचमुच में उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या नहीं है, या किसी को फंसाने के लिए वो इस प्रकार की शिकायत दर्ज कर रही है, तो उसको भी अगर ये जांच में पता चल जाए कि ये महिला जो है झूठ-मूठ का जो शिकायत दर्ज कराई है, तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो सज़ा इसको मिलने वाली थी। डीआर के तहत उसको भी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस भी हो सकता है, या रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी हो सकता है, या इंक्रीमेंट भी कट हो सकता है, या प्रमोशन भी रोका जा सकता है। यानी मामला जैसा हो उस प्रकार से उसके ऊपर भी डीआर के तहत एक्शन लिया जाता है अगर झूठ निकला तो। एंड उसके बाद इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत क्या होते हैं कि भले ही 10 दोषी छूट जाए लेकिन कोई निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, निर्दोष आदमी को फंसाया नहीं जाना चाहिए, और उस व्यक्ति के बारे में जिस पर ये शिकायत दर्ज की गई है उस व्यक्ति को का उसका फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को इस शिकायत पर भले ही उसने किया हो या नहीं किया हो वो अलग बात है, अगर करने के बाद वो साबित होता है तो उसको अगर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कर दिया जाए तो उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके जो परिवार के सदस्य हैं, जिसके ऊपर ये निर्भर है, इसकी जो आमदनी है, इसके जो सर्वाइवल है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है, तो इसके साथ-साथ आप उस परिवार के लोगों को भी सज़ा दे रहे हैं। तो ये भी देखना समिति का काम होता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार ही न्याय दें। उस पुरुष को सज़ा दें, ना कि उस परिवार के उसके पुरुष के परिवार के सदस्यों को सज़ा ना दें। ये देखते हुए भी निर्णय लेना पड़ता है। ये समिति का काम होता है। दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आते हैं हाउ टू प्रिपेयर ए कंप्लेंट। पहले तो महिला जो है ये स्पेसिफिक हो जाए अबाउट द इंसिडेंट कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शक के बिना पर या ऐसा मुझे लग रहा है इस बिना पर वो शिकायत नहीं दे सकती। पहले ये स्पेसिफिक हो जाए कि किसी पुरुष ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है, उसके बाद ही वो शिकायत दे। एंड बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ टेल एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड। वो महिला सिर्फ वो ही बताए जो उसके साथ हुआ है, ना कि कोई बढ़ चढ़कर बताए कि अगर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत किया हो तो उसको बढ़ चढ़ाकर उसको जो है वो मिर्च मसाला लगाकर वो नहीं बता सकती कि भाई उसने ऐसा किया वैसा किया। उतना ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकती। जो एग्जैक्टली उसके साथ घटित हुआ है वो ही उस कंप्लेंट में दर्ज करें। एंड ए कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड इन विद इन 3 मंथ्स फॉर सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट। जैसा मैंने कहा कि इसको भी समय सीमा दी गई है कि 3 महीने के भीतर ही वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जो भी महिला के साथ जो घटना हुई है या घटनाएं हुई है, जो अंतिम घटना हुई है उस घटना से 3 महीने के भीतर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। अगर घटना के 3 महीने बाद अगर वो चाहे तो भी उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कि आप जो पहले देखते हैं कि जो हाल ही में कुछ मी टू का मामला हुआ था,
B2 में क्या हुआ था कि किसी महिला को जो है 10 वर्ष पहले किसी ने कुछ रेप किया है, किसी ने कुछ उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है, वो 10 साल के बाद आके शिकायत कर रही है कि मैं फला पुरुष ने मेरे साथ फला उस साल में मेरे साथ ऐसा किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये जो कार्यालय का जो कानून है, इस कानून के तहत उस महिला को सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया है ताकि वो 3 महीने के भीतर ही अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अब उसके बाद जो समिति को भी समय दिया गया है कि समिति का कितना समय है वो भी हम आगे देखते हैं। एंड कंसिलिएशन, इसमें समझौता भी चाहे तो कर सकती है महिला, समझौता का भी उसमें प्रावधान है कि सेटल द मैटर बिटवीन द टू। तो समिति के सामने अगर महिला कहे कि भाई ठीक है हम समझौता करने के लिए तैयार है, तो दोनों को बुलाया जाता है, महिला को पुरुष को, कि भाई जो भी गलतफहमी हुई है आपने या कुछ गलती से कुछ ऐसी हरकत हो गई है मुझसे बोल के अगर वो मान लेता है तो दोनों में सुलह हो जाती है, तो फिर मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता है। और इसमें नो मॉनेटरी सेटलमेंट, पैसे का कोई लेन देन इसमें नहीं होता है। जैसा कि बाहर जो सेटलमेंट्स होते हैं, कोई महिला किसी के ऊपर अगर शिकायत करती है तो वो जो है अगर पैसा कुछ डिमांड करती है, वो पैसा अगर उसको मिल जाए तो वो शिकायत वापस ले लेती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पैसे का कोई इसमें मोल भाव नहीं होता है। एंड इफ सेटलमेंट हैज नॉट बीन मेड, कंप्लेनेंट कैन रिक्वेस्ट टू इनिशिएट एन इंक्वायरी। अगर समझौता नहीं हो पाया तो महिला अगर वो संतुष्ट नहीं है समझौते से, तो वो इंक्वायरी के लिए डिमांड कर सकती है कि भाई मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है, ये निश्चित है और इसमें कोई समझौते की बात नहीं है। तो वो इंक्वायरी के लिए तैयार हो जाती है, इंक्वायरी शुरू हो जाती है। और एक बार जब इंक्वायरी शुरू हो जाए तो निर्णय होने तक इसमें जो है कोई फिर केस वापस नहीं लिया जा सकता। इसमें भी इस प्रकार समिति अपना कार्य शुरू कर देती है। अब आते हैं इंक्वायरी एंड एक्शन के लिए कितना समय है। ये भी है कंप्लीट इंक्वायरी इन 90 डेज, जो कि समिति को 90 दिन का समय दिया गया है। 90 डेज में वो समिति अपना सारा जो जांच है, जो भी साक्ष्य इकट्ठा करना है, जो भी विटनेसेस लेना है, जो भी जिसको भी बुलाना है, जो भी मैंने गवाह वगैरह इकट्ठा करना है, एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं, जिसको भी जो भी अगर जांच करनी हो, सब कुछ 90 डेज में करके अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को देनी होती है। एंड इफ द एलिगेशन इज नॉट प्रूव्ड, देन सेंड बैक ए रिपोर्ट दैट नो एक्शन इज टू बी टेकन। अगर कुछ इसमें नहीं बनता है तो वो एक रिपोर्ट नियोक्ता को भेज सकते हैं। और इसमें पूरी जांच जो है यानी कि पूरी तरीके से जांच की जाती है कि इसमें कोई लूप होल्स ना हो और महिला जो शिकायत दी है उसके अनुसार कुछ हुआ है या नहीं है, ये पूरा जो है इसमें देखा जाता है समिति द्वारा। अब एक्शन क्या है? ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट बाय एग्रीड, कमिटी कैन रिकमेंड द एग्रीड टू बी ट्रांसफर्ड। यानी कि जो महिला के साथ उसको अगर ऐसा लगता है कि भाई इस कार्यालय में मेरे साथ यौन उत्पीड़न हो सकता है या होने की संभावना है, किसी पुरुष से उसको डर लगता है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई मुझे इस कार्यालय से किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किया जाए। तो ये रिक्वेस्ट पर भी समिति ये डिमांड ये नियोक्ता को सिफारिश कर सकती है कि भाई इस महिला को इस अनुभाग से किसी अन्य अनुभाग में इसका स्थानांतरण किया जाए। ये भी प्रावधान इसमें किया गया है। एंड अदर रिलीफ्स एज पर रूल्स, नियम के अनुसार और कुछ रिलीफ इसको देना हो दे सकते हैं। एंड जो पुरुष जो जिस पर ये यौन उत्पीड़न के मामला साबित होता है तो मे डिडक्ट मनी फ्रॉम रिस्पोंडेंट, उसकी सैलरी से जो है कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम सैलरी ऑफ रिस्पोंडेंट। वो जो अगर इंक्रीमेंट अगर कट होने का है या उसको पदोन्नत किया गया है या जो भी कट करना हो तो उसकी सैलरी से कट किया जा सकता है। एंड एम्प्लॉयर शुड इम्प्लीमेंट इट। जो समिति है, समिति जांच करने के बाद इसकी जो रिपोर्ट होती है वो एम्प्लॉयर को देते हैं, एम्प्लॉयर उसको जो है इम्प्लीमेंट करता है। और इसमें एक प्रावधान ये भी है कि एम्प्लॉयर अगर इसको इम्प्लीमेंट ना करे तो उसको भी जो है
50,000 का पेनल्टी डाला जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर अगर उसको इम्प्लीमेंट ना करे तो एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी होती है। अगर एम्प्लॉयर उसको इम्प्लीमेंट ना करे तो उसको भी 50,000 का जुर्माना हायर अप से लगाया जाता है। एंड द कमिटी कैन रिकमेंड रिटर्न अपॉलॉजी, वार्निंग, सेंश्योर, विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, टर्मिनेशन एक्सेट्रा। समिति जो है जांच में जो भी निकल कर आता है उसके अनुसार इसमें यह देखा जाता है कि अगर शिकायत छोटी मोटी है तो ये जो जिस पर शिकायत हुई है उससे अपॉलॉजी भी लिख के ली जा सकती है, माफीनामा, उससे माफीनामा लिखाया जा सकता है कि भाई आपने ऐसे कोई हरकत की है तो आप एक माफीनामा लिख कर दे दें कि भविष्य में आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उससे एक माफीनामा लिखा लिया जाता है। या नहीं तो उसको वार्निंग दी जाती है, जैसे कि जो आप देखते हैं डीआर में माइनर पेनल्टीज में सेंश्योर होता है, वार्निंग होता है, या फिर विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट भी उसका रोक रखा जा सकता है। या जो कंपल्सरी रिटायरमेंट है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस है या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है, ये भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है मामले के अनुसार। जो भी मामला जैसा भी होता है वो देखते हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली सर एक चीज बताइए कि अगर जो है कि नहीं, अगर लेडीज जो है जी सर, हाँ बोलिए बोलिए। अगर लेडीज जो है जो मामला आवाज कट हो रही है, बनाती है किसी पुरुष को और प्रूफ नहीं, आवाज कट हो रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बोल रहा हूँ सर ये जी नहीं आ रहा, साफ नहीं आ रही आवाज, अच्छा सर आवाज कट हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। गुप्ता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, बोलिए। use chat only. बोलिए। नहीं है, ठीक है, चलिए आवाज अब क्लियर हो, आपकी शिकायत आप जो भी कहना चाहते हैं गुप्ता जी आप बात नहीं बोल सकते हैं, अगर आप पूछना चाहें तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़े। सर जी बढ़िया सर, बढ़िया। अगर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आवाज कट हो रही है। मैं जी जा सकता जी जी बोलिए। यस गुप्ता जी, आवाज नहीं आ रहा सर, आगे बढ़िए आप। नहीं आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी शिकायत फिर जब आवाज क्लियर हो जाए पूछ लीजिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेनलाइजेशन, यानी कि जो महिला के साथ जो कुछ भी हुआ है तो उसके फैक्टर्स को भी देखा जाता है कि द ट्रॉमा, पेन एंड डिस्ट्रेस कॉज्ड, उस महिला को जो तकलीफ पहुंची है या जो भी डिस्ट्रेस में गई है, जो भी उसके साथ हुआ है उसको भी देखा जाता है कि उसको क्या पनिशमेंट दिया जाए जिस पुरुष ने ऐसा किया है। लॉस ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी, यानी कि उस दौरान जबकि उस महिला को यौन उत्पीड़न का जो ऐसा मामला हो रहा था वैसे समय में वो महिला अपना जो है संतुलन खो चुकी थी या वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो उस दौरान उसको जो प्रमोशन वगैरह अगर मिलना होता था या मिलने का था तो वैसा प्रमोशन भी उससे उसके हाथ से छूट गया है इस कारण से कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। या फिर जो उसके अगर दिमागी हालत अगर खराब हो चुकी हो या वो डिस्ट्रेस में चली गई हो या डिप्रेशन में चली गई हो तो उसके लिए उसको अगर कुछ इलाज करवाना पड़ा हो तो उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ है वो भी उसमें काउंट किया जाता है। एंड उसके अलावा भी इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट भी देखा जाता है कि जो शिकायत जिस पर हुई है उसकी इनकम भी कितनी है ये भी देखी जाती है। ये दोनों चीज़ें देखकर ही समिति जो है इस पर निर्णय लेती है कि उसको क्या पनिशमेंट दिया जाए।
कि अगर मान लीजिए महिला जो है इस कारण से कि उसका वो जो यौन उत्पीड़न हुआ है, जो हरासमेंट हुआ है सेक्सुअली, तो उस दौरान उसको जो है कई दिमागी उलझनों से गुजरना पड़ा, या जो डिप्रेशन में चली गई, या बहुत ही जो है उसको करियर का लॉस हुआ है। ये सारी चीज़ें देखते हुए ही समिति ये निर्णय लेती है। और इसमें जो है आपको एक चीज़ भी है कि महिला खुद भी अगर शिकायत नहीं कर पाई, तो उसके बदले में भी उस महिला के जो संरक्षक हैं या जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, या जो उसके जो शिक्षक वगैरह हैं, वो भी चाहे तो उसके ऑन बिहाफ ऑफ हर दे कैन कंप्लेंट, उसको जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि महिला खुद उस हालत में नहीं है कि वो शिकायत दर्ज करा सके। एंड जो ऑफिसों के अलावा, जहाँ पर बाहर जो कार्यालयों के अलावा जो घरों में वगैरह जिन नौकरानियों के साथ या जिन काम वाली बाइयों के साथ ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो शिकायत दर्ज नहीं करवा सकती है। तो वहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हो या जो उस परिवार के किसी सदस्य को जो ऐसे कुछ पढ़ा लिखा हो उसके जानकारी में, तो ऐसा आदमी भी उस महिला के बिहाफ में शिकायत दर्ज करवा सकता है लिखित रूप में। या फिर जो समिति होती है एलसीसी, उस समिति के सदस्य के पास भी अगर हो जाए, तो समिति के सदस्य भी उसकी शिकायत दर्ज करवाने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो लिखित रूप में शिकायत आने के बाद ही समिति जो है कार्रवाई करती है। तो महिला अगर इस योग्य नहीं है, तो लिखित रूप में शिकायत दे सके, या वो बेहोश हो गई है या उसकी मृत्यु हो गई है इस कारण से कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके बिहाफ में उनके कोई भी परिवार के सदस्य या कोई शिक्षक है या कोई भी उनके जो नज़दीकी लोग हैं, उन वो भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये भी प्रावधान उसमें दिया गया। एंड इफ द हरासमेंट इज ऑफ क्रिमिनल टाइप ऑफ नेचर, तो आपराधिक टाइप का अगर नेचर का है, द कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड विद द पुलिस अंडर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। तो जो भारतीय दंड संहिता है, उस भारतीय दंड संहिता के तहत ये क्रिमिनल टाइप का अगर केस है, आपराधिक नेचर का अगर केस है, तो वो पुलिस के हैंड ओवर किया जाएगा। तो फिर डिपार्टमेंट का इसमें जो है कोई लेना देना नहीं रहता है, डिपार्टमेंट इसमें कोई अपना दखल नहीं देता है, तो पुलिस के अंडर चला जाता है। फिर पुलिस जो है आईपीसी की जो धारा है, उन धाराओं के तहत वो अपना डील करेगी और उसको जो पनिशमेंट देना है, तो कोर्ट के द्वारा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब इसमें कंक्लूजन क्या है? दिस लॉ मेक्स सेक्सुअल हरासमेंट लीगल और रॉन्ग डूइंग। बिल्कुल किसी भी प्रकार से ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है। कार्यालय में इस प्रकार की कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। एंड इट एम्स एट मैन एंड वुमेन हार्मनी एट वर्क प्लेस। यानी कार्यालय में महिला और पुरुष दोनों में सद्भावना बनी रहे, इस प्रकार से कार्यस्थल पर काम करें। It aims to build up confidence among female employees to stand up against harassment. यानी कि ये कानून इसलिए बनाया गया है कि जिन महिलाओं को जो इससे पहले क्या होता था कि जो है महिलाओं को अगर इस प्रकार के यौन उत्पीड़न होता था तो शिकायत भी दर्ज नहीं करवा सकती थी। तो इसमें जो है उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकती है और अपने खिलाफ अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। उसमें कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये कानून बनाया गया है। इट मेक्स द एम्प्लॉयर ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर ए हरासमेंट फ्री एटमॉस्फेयर फॉर वुमेन टू एनहांस वर्क प्रोडक्टिविटी। कार्यालय की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए, तो वुमेन को जो है जो एटमॉस्फेयर कार्यालय का जो वातावरण है उसको अच्छा बनाए रखे। एंड ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है वो हरासमेंट फ्री एटमॉस्फेयर में महिलाओं से काम लें और अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। और क्या है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी?
The burden of preventing sexual harassment rests on the employer. ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि उसके कार्यालय में सेक्सुअल हरासमेंट को रोकथाम करें. Employers are responsible for providing employees with a work environment that does not discriminate and is free of harassment. यानी कि बिल्कुल भी कार्यालय में ऐसा एनवायरनमेंट बनाए ताकि वो कार्यालय यौन उत्पीड़न से फ्री हो. Employers are therefore required by law to take steps to prevent and deal with harassment in the workplace. यानी एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून को के जो भी स्टेप्स हैं वो स्टेप द्वारा रोकथाम करें और हरासमेंट फ्री अपने कार्यालय को करें. अवेयरनेस, रोकथाम के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. लोगों में जो है जानकारी होना ज़रूरी है. जो भी ऐसे हरकतें होती हैं उसके बारे में और जो पनिशमेंट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है. एन इफेक्टिव एंटी हरासमेंट पॉलिसी procedure coupled with anti-harassment training for all staff in assisting review their harassment and support individuals whom being harassed to come forward and ensure that the problem is addressed quickly and effectively. यानी कि उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि भाई आपकी शिकायत को तुरंत इस पर कार्रवाई होगी और आपके साथ जो कुछ भी अन्याय हुआ है इसके बारे में आपको जो है पूरा न्याय दिलाया जाएगा. उनके ये विश्वास दिलाया जाता है ताकि कोई भी कार्यालय में किसी भी प्रकार की इस प्रकार के हरासमेंट से ना हो. ये सारी चीजें हैं जो कि कानून में व्यवस्था दी गई है ताकि कार्यालय का वातावरण अच्छा बना रहे और महिला और पुरुष पूरी तरह सजग होकर काम करें और एक सद्भावना के साथ मिलजुल कर काम करें. उनमें कोई सेक्सुअल भावना ना हो जो कि कार्यालय का वातावरण बिगाड़ सकते हैं. इस प्रकार से ये कानून इसमें जो है बनाया गया है और इसको पूरी तरह हर कार्यालय में लागू किया गया है. तो अभी मैं समझता हूँ टी ब्रेक का समय है. टी ब्रेक ले गुप्ता जी. जी सर, जी सर. जी तो अभी ले लो जी हाँ, तो अभी हम जो है टी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं 15 मिनट के बाद 3:45 को मिलेंगे. ठीक है, चाय वाय पी लीजिए, टी ब्रेक कर लीजिए. तो ठीक है सर, 3:45 को ठीक है मिलते हैं. ओके राइट. फिर आगे हम देखते हैं राजभाषा के बारे में. इसके सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो कोई प्रश्न हो तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं या नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे. आपको हम राजभाषा के बारे में भी जानकारी देंगे जैसे आपने पूछा था. तो राजभाषा के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे. ठीक है, चलिए. सर पीपीटी शेयर कीजिए. जी 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 मैं भेज देता हूँ पीपीटी आप लोग जो है भिजवा देता हूँ. बीबी के मूर्ति साहब को भेज देता हूँ. अच्छा सर, ठीक है, ठीक है सर. ओके.
हेलो, आवाज आ रही है? साहब हाँ गुप्ता जी, आवाज आ रही है? चौरसिया सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग। हाँ सर, आवाज क्लियर है आपकी? ओके ओके, राइट, ओके। ओके सर।
हाँ एक मिनट आ रहा। संजय कुमार जी बोल रहा हूँ। अरे आ गए सभी लोग। संजय यस कुमार सर। जी हाँ, गौतम जी कहाँ गए? ये 6 लोग हैं। ओके, विल स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि जो सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में अभी तक मैंने जो कुछ बताया, जो कानून बनाए गए, जो नियम बनाए गए, जो उसके अनुसार संवैधानिक प्रावधान दिए गए थे, उसमें अगर किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछना हो? क्या घर से आपसे आप क्या घर से ट्रेनिंग दे रहे क्या सर? जी हाँ, अभी मैं घर पर ही हूँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, घर पे ही है नहीं? जी, ऑनलाइन पे काम चल रहा है अपना। अच्छा, ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा क्या? नहीं, ऑफिस नहीं जाते जाना है? हैं, जाते हैं, जरूरी पड़ा तो ऑफिस भी जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ हाँ। पर कंटेनमेंट एरिया है। अच्छा, कंटेनमेंट एरिया है क्या? जी जी जी। अच्छा, कौन सा एरिया? ये है हैदराबाद का पुराना शहर, ओल्ड सिटी। अच्छा हैदराबाद ओल्ड सिटी। अच्छा, हैदराबाद ओल्ड सिटी, बाप रे बहुत दूर है। हाँ हाँ, एरिशेड से तो बहुत दूर है। एरिसेट से तो दूर है, लेकिन हम तो, हमारा तो रोज का आना जाना है एरिसेट, और उसके लिए कोई दूरी हमारे लिए का मायने नहीं रखती। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो हमारा जो इलाका है, चार मीनार से थोड़ा और आगे, ये गोलकुंडा के साइड में कारवान एरिया है। हाँ हाँ हाँ। कारवान क्षेत्र है, जिसमें जियागुड़ा हम्म आता है। हम्म। जियागुड़ा क्षेत्र में जो है बहुत से केसेस हुए हैं कोरोना के। तो अच्छा इस अच्छा अच्छा पूरे इलाके को जो है कंटेनमेंट में डाल दिया गया है। अच्छा। ओके फॉर टेक केयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सुरक्षित है और घर से ही काम कर रहे हैं। सारा काम काज घर से ही हो रहा है, और क्लासेस भी हम लोग घर से ही ले रहे हैं। ओके हाँ, तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए जहाँ कहीं भी है। तो ओके सर, थैंक यू सो मच। आप लोग कार्यालय में है या कहाँ पर है? नहीं, अभी तक घर पे ही है हम लोग। अपने अपने घरों पर ही हैं? हाँ, घरों पे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित है। और इसमें जो है, अभी जो मैंने सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में जो कुछ भी आपको जो बताया, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बोल रहे हैं, बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद, धन्यवाद आपका। क्योंकि राजभाषा से हम जुड़े हैं, तो
राजभाषा की सेवा करते करते 30 साल हो चुके हैं। जैसे मैं शुरुआत में आपको शायद नहीं बताया, मैं दक्षिण मध्य रेलवे में राजभाषा अनुभाग में करीब 30 साल हो चुके हैं। 30 वर्ष से मैं राजभाषा अनुभाग से जुड़ा हूँ। विभिन्न पदों पर विभिन्न मंडलों में काम कर चुका हूँ। कनिष्ठ अनुवाद से अनुवादक से लेकर राजभाषा सुपरिटेंडेंट और यहाँ पर जो ZRTI जो इंस्टीट्यूट है एंड जो ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी मैंने राजभाषा अनुरक्षक के रूप में कार्य किया है, प्रशिक्षक के रूप में। आप कहाँ पे है सर? हाँ बिलोंग बिल्कुल। कैसे करते हैं? जी जी, मैं जो है वैसे मेरी मातृभाषा मराठी है। महाराष्ट्रियन लग रहे हैं। जी जी जी, महाराष्ट्र से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद में सेटल्ड है पूरी तरह। यहाँ पर अपने जो पूर्वज आए थे महाराष्ट्र से, आनंद सोनो ने बोले तो महाराष्ट्रियन सरनेम है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सोनो ने मेरा सरनेम लांजेवार है। मैं नागपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, आप भी महाराष्ट्र है? नागपूर से. नागपूर कसं काय? नागपूर मध्ये कसं चाललंय? काय एकदम ठीक आहे ना. कोरोनाचं काय झालं? कोरोना 865 पेशंट. आबा 865 जास्त आहे, खूप जास्त आहे. हा, महाराष्ट्रामध्ये पुष्कळ पडले. हा, महाराष्ट्रात जास्त फैलला. हा, मुंबई, औरंगाबाद, आपलं पुणे सगळीकडे आहे. मुंबईमध्ये तर लय फार होऊन गेलं. तर चला आता आपलं लांजेवार साहेब. कोण आहे दादा? लांजेवार साहेब, हॅलो लांजेवार साहेब. लांजेवार का रिस्पॉन्स? लांजेवार साहेब, बोलिए रामबाड़े जी. नाही लांजेवार साहेबांशी बोलायचं होतं. रामजेवार साहेब कुठे गेले माहित नहीं, काय रिस्पॉन्स देत नहीं. ठीक है ओके ओके. ओके चलिए, तो मैं बता रहा था आपको, मेरा जो यहाँ पर जो दक्षिण मध्य रेलवे में राजभाषा अनुभाग में 30 वर्ष हो चुके हैं, तो ZRTI में निदेशक के रूप में काम किया हो, और यहाँ पर राजभाषा अधिकारी के रूप में 3 वर्ष हो चुके हैं, और अभी 2 साल 4 महीने की सर्विस बाकी रह गई है, तो वो भी शायद दक्षिण मध्य रेलवे में ही पूरी हो जाए, क्योंकि ये करंट डिपार्टमेंट यहीं पर है अपना, हैदराबाद से ही बिलोंग करता हूँ मैं। यहीं पर अपनी सेवा काल हो चुकी है, और दक्षिण मध्य रेलवे के जो विभिन्न मंडल है, नांदेड़ मंडल में मैं काम कर चुका हूँ, गुंतकल मंडल में किया हूँ, और हैदराबाद मंडल में, सिकंदराबाद मंडल में, अब यहाँ के प्रधान कार्यालय में भी मैं राजभाषा अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुका हूँ, और अभी यहाँ रिसर्च में राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। तो इस वजह से हिंदी से जुड़े हैं, तो हिंदी में ही तो अपना काम चलता है राजभाषा में, तो इस वजह से जो है सर कहीं गया है, सबके गया लिंक? के घर की लाइट चली गई. हाँ ऐसा ही लगता है. मोहल्ला में दिखते हैं सर जी. चलो चौधरी साहब नमस्कार. सर नमस्कार. कैसे सर? बढ़िया बढ़िया है, चल रहा है. वो क्या है, कल वाले वाइवा का क्या है? वो डाला है ना, ग्रुप में दिया है ना? नहीं, वो तो इन्होंने अपना डाला है, सबका डाल दिया है. नहीं, सभी का है. सभी का है.
हाफ अभी का है, कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक है ओके राइट। अल्लाह साहब हम मार दे देंगे, आपको चिंता मत करिए। अब ठीक है साहब, बढ़िया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि वापस करवा दे तो ठीक है, वापस चलेंगे और क्या। अब अपन अभी सिनेमा में आ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ दिन आया हैदराबाद में, क्या है कि तकरीब मनाई और हेलो संजय कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? सारी हाँ, थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था, करंट का प्रॉब्लम होगा। तो चलिए शुरू करें। हाँ हेलो संजय कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, बोलिए, आ रही। चलिए हाँ तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने कहा था कि राजभाषा के बारे में कुछ पता है, तो चलिए राजभाषा के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि संविधानिक प्रावधान जो बनाए गए हैं राजभाषा के, तो उसमें जो है आपको जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, उन आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। और कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया है 1963 में, और उसके अनुसार जो है आपको नियम बनाए गए हैं, जो कि राजभाषा नियम 1976 में बनाए गए। 76 के नियम क्या हैं वो भी आपको मैं बता दूं। और सबसे पहले ये देख लीजिए कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान में आपको जो आर्टिकल्स हैं, पार्ट 5 में आर्टिकल 120, पार्ट 6 आर्टिकल 210 एंड पार्ट 17 में आर्टिकल 343 टू 351 तक राजभाषा के लिए प्रावधान दिया गया है। जिसके अनुसार मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि आर्टिकल जैसे कि अनुच्छेद हिंदी में कहते हैं, तो अनुच्छेद 120 में क्या है। अनुच्छेद 120 में जो भी पार्लियामेंट में जो सांसद होते हैं वो चाहे तो हिंदी में बोल सकते हैं या अंग्रेजी में अपना सर पीपीटी आपकी नहीं आ रही सर। जी 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 बोलिए। पीपीटी सर आपकी नहीं आ रही पीपीटी। पीपीटी में ये नहीं लगाया हूँ। पीपीटी चाहिए क्या आपको? पीपीटी लगा है? यस सर, पीपीटी चाहिए। अच्छी बात है, ठीक है पीपीटी लगाते हैं। एक मिनट लगा रहे हैं, पीपीटी भी लगा लेते हैं। और लॉन्ग कनेक्टेड हो रहे हैं।
वहाँ पे हेलो। बोलिए। हाँ हेलो। हाँ संजीव कुमार जी। आवाज आ रही, पीपीटी नहीं आ रही सर? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो अभी ट्राई कर रहा है। 2 मिनट 2 मिनट। काम और कनेक्टिव प्रॉब्लम हो रहा है। दरवाजे में लगेगा ना। और 2 मिनट है, वो मेल में से ले रहे हैं। आवाज आ रही सर? जी जी, मेल में से ले रहे हैं, आवाज आ रही है। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ बैटरी ऑफ कौन है? बैटरी हाँ।
हाँ, आपको स्क्रीन पे आ रहा है? चल है। हेलो, प्रॉब्लम आ रहा है। आवाज नहीं मिल रहा सर। सर आवाज नहीं मिल रहा सर। बोलेंगे जब और चौधरी जी ठीक है? राउत जी, सर 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 आवाज